वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल दारा सिकोह के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 मेंबर्स का एक पैनल बनाया है, जिनको काम ये दिया गया है कि वो दारा सिकोह का जो ग्रेव है उसको एग्जैक्टली लोकेट करें। बात करते हैं दारा सिकोह के बारे में। ये एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के, और सक्सेसर्स या जो उनके उत्तराधिकारी थे उसके सबसे बड़े दावेदार भी थे। इन्हें पातशाहजादा ए बुजुर्ग मर्तबा यानी कि प्रिंस ऑफ हाई रैंक की उपाधि भी दी गई थी। जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ शाहजहां के मरने के बाद, तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और उससे कन्फ्रंट करते हुए दारा सिकोह मारे जाते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। ये एक लिबरल मुस्लिम थे। ये अक्सर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉमन बातें हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते थे। अगर ये राजा बनते तो उम्मीदतन जो मुगल रूल था वो कुछ डिफरेंट होता। हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में कनेक्शन को ढूंढते हुए इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें एक है मजमाउल बहरीन यानी कि मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, 2 महासागरों का मिलना, और दूसरा है सिरे अकबर या फिर ग्रेट मिस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करते थे। इनको संस्कृत और पर्शियन दोनों में ही प्रोफिशिएंसी थी, दोनों की अच्छी जानकारी थी, और इसीलिए वो हिंदू रिलीजियस थॉट और कल्चर को अच्छी तरीके से समझ के पॉपुलराइज कर पाने में कैपेबल थे। इन्होंने उपनिषदों को ट्रांसलेट किया, और जो कई सारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिंदू रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के संस्कृत में, उन्हें पर्शियन में इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया। इसके माध्यम से ये जो हिंदू कल्चर है उसे यूरोप और वेस्ट तक लेकर गए। प्रिंस रहते हुए दारा सिकोह ने कई सारे आर्किटेक्चर्स भी बनवाए, जिनमें पहला है उनकी वाइफ का टॉम्ब ऑफ नादिरा बेगम, और श्राइन ऑफ मियान मीर जो कि लाहौर में है। दारा सिकोह की लाइब्रेरी दिल्ली में, अखुन मुल्ला शाह मॉस्क और परी महल गार्डन पैलेस जो कि श्रीनगर कश्मीर में है। तो कई सारे आर्किटेक्चर्स भी इनको क्रेडिट किए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न या जो मुगल रूलर्स वगैरह हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मुगल एम्परर है जिसने जो पहले इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी उनसे एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पर शिफ्ट किया। यहां पर जो सही जवाब है दैट इज सी। ये काम जहांगीर ने किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पश्मीना शॉल्स के बारे में है। ये गाना सुना है आपने, पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पश्मीना धागे होते हैं उनसे ख्वाब नहीं शॉल बुनी जाती है। एक मूवी आई थी फितूर, मूवी तो बहुत हिट नहीं हुई थी, लेकिन इसका जो गाना था वो भी कुछ खास हिट नहीं हुआ था। इसको छोड़ते हैं। टॉपिक है पश्मीना शॉल। एज वी गॉट टू नो कि पश्मीना धागे ऊन के होते हैं जिनसे शॉल बनाई जाती है। इनको जम्मू एंड कश्मीर में और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाए, इसी उद्देश्य से एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया गया है, जहां पर जो शॉल मेकिंग प्रोसेस है हम उसे और बेहतर बनाएंगे और उसे प्रमोट किया जाएगा। पश्मीना शॉल की बात करें तो देखिए, बहुत ही फाइन वूल से बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये ऊन होता है जो चंगथांगी या फिर पश्मीना गोट से हमें मिलता है। कश्मीरी पश्मीना, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी या जीआई टैग भी दिया गया है। किसी भी प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक लोकेशन के बेसिस पर अगर वहां बहुत अच्छी क्वालिटी है तो जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि उसे और बढ़िया से प्रमोट किया जा सके। ये टैग दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के तहत। तो जो वूल है कश्मीर पश्मीना, उसे जीआई टैग दिया गया है। चंगथांगी या पश्मीना गोट की बात करें तो गोट की स्पेशल ब्रीड है ये, जो लद्दाख रीजन में पाई जाती है। इसके अलावा लाहौल और स्पीति जो रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी ये मिलते हैं। अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल इनसे रेस किया जाता है। इस जो ऊन है उसे ही पश्मीना ऊन या पश्मीना वूल कहा जाता है। इन्हें जनरली डोमेस्टिकेट किया जाता है। जो वहाँ के नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं चंगपा, चांगतांग रीजन में लद्दाख के, वहाँ के इस कम्युनिटी के द्वारा यूजुअली इन्हें 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर डोमेस्टिकेट किया जाता है।
पश्मीना शॉल को रिवाइव करने का ये एक इनिशिएटिव है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। इसमें मी एंड के ब्रांड, आदित्य बिरला ग्रुप इन्वॉल्व है। ये हैंड वूवन पश्मीना शॉल की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो ये डायरेक्टोरेट है, उन्होंने अनाउंस किया है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस जीआई टैग सर्टिफाइड हैंडमेड पश्मीना शॉल के लिए, ताकि जो उनके मेकर्स हैं उनकी इनकम बेहतर हो और वो बढ़िया क्वालिटी के शॉल्स बना सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है, IAEA के बारे में। यूएन एटॉमिक एनर्जी ने ऑब्जर्व किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया संभवतः प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने वाला जो रीप्रोसेसिंग रिएक्टर है उसे रिज्यूम कर चुका है। अब ये खतरे की घंटी है, मतलब हो सकता है आने वाले समय में वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे और एक्टिव बना दे। बात करते हैं IAEA के बारे में। इसे एटॉम फॉर पीस के रूप में स्टैब्लिश किया गया था 1957 में यूनाइटेड नेशंस के एम्बिट में ही। ये दोनों को रिपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के वियना में। फंक्शन बिल्कुल साफ है, नाम से स्पष्ट है। इनका काम है कि जो वेरियस स्टेट्स और मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये सेफ, सिक्योर और पीसफुल जो यूज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उसको प्रमोट करें। ये प्रमोट करें न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को, मिलिट्री पर्पस या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे रोका जाए। इनके एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। इसमें 22 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिनको ये कोशिश की जाती है कि लगभग हर ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो जाए जब इन्हें चुना जाए तो, या इलेक्ट किया जाए तो। जनरल देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। 11 मेंबर 1 साल में रिटायर होते हैं, नए 11 आ जाते हैं, तो हर साल 11 मेंबर नए आ जाते हैं। 2 साल का कार्यकाल इनका होता है। बोर्ड मेंबर्स सभी के पास 1 वोट होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट IAEA। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेडेड पेट्रोल के बारे में है, यानी कि पेट्रोल में लेड का मिला होना। यह पुरानी बात है। UNEP के अकॉर्डिंग अब दुनिया पूरी तरीके से लेडेड पेट्रोल से फ्री हो चुकी है। अल्जीरिया आखिरी देश था जो लेडेड पेट्रोल यूज कर रहा था। उनके पास जो ये पेट्रोल की खेप थी वो पिछले महीने खत्म हो गई। मतलब अब दुनिया में कोई भी देश लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो आपको नॉर्थ अफ्रीका में यहां पर मिलेगी। देखिए, बात 1920s की है, जब पेट्रोल में लेड को मिलाने की शुरुआत की गई। इससे यह समझ में आ गया था कि पेट्रोल में लेड को मिलाने से जो पेट्रोल की एफिशिएंसी है वो बढ़ जा रही थी, लेकिन इसके कई तरीके के ह्यूमन हार्मफुल इफेक्ट्स थे। जब ये सामने आने लगे तो प्लान ये बनाया गया कि हम पेट्रोल में लेड मिलाए जाने की इस प्रथा को खत्म करेंगे और लेड मिले हुए पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एस्टिमेशन किया गया कि अगर हम पूरी तरीके से लेडेड पेट्रोल को खत्म कर दें तो हम 1.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ को रोक सकते हैं और वर्ल्ड वाइड $2.4 ट्रिलियन का जो फायदा है वो इकोनॉमी को होगा, या हम इतना बचा सकते हैं। अल्जीरिया इस तरीके से आखिरी देश बना जिसने अपनी जो भी लेडेड पेट्रोल की खेप थी उसे एग्जॉस्ट कर दिया लास्ट मंथ। अच्छी बात यह है कि इंडिया ने लेडेड पेट्रोल को मार्च 2000 में ही पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेड के देखिए कई तरीके के सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं ह्यूमन हेल्थ को लेकर, बच्चों के स्पेसिफिकली। अगर हम इसके एक्सपोजर में आते हैं तो ये ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, कोमा और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। बच्चे जो कई बार लेड पॉइजनिंग से सर्वाइव भी कर जाते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन फेस करते हैं, उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। एडल्ट्स में भी लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसके इस्तेमाल को रोके जाने का प्लान बनाया गया। UNEP की बात करें तो ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, 5 जून 1972 में बनाई गई थी। काम है ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल एजेंडा को प्रमोट करना ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकें। यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है उसके विद इन ये वर्क करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एडवोकेट करते हैं। इनकी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। ये कुछ कैंपेन्स भी चलाते हैं, बीट पोल्यूशन, UN75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। ये हेडक्वार्टर्ड हैं केनिया के नैरोबी में। देखिए, ये जो लेडेड पेट्रोल का मामला है इस पर UPSC ने 2012 में प्रश्न पूछा था
यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे 2012 कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें यह है कि लेड अगर इंजेस्ट कर दिया जाए, इनहेल कर लिया जाए या इंजेस्ट कर लिया जाए तो सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। लेड पेट्रोल में बैन कर दिया गया, ये उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बताया और फिर पूछा कि लेड पॉइजनिंग और कहां से हो सकती है। ऑप्शंस में थे या जो पॉइंटर्स थे, दोज वर स्मेल्टिंग यूनिट, पेन्स, पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसका सही जवाब था 1 and 3 ओनली, यानी कि स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स। यहां से लेड अभी भी मिल रहा है जो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में है। इंडिया ने अभी इलेक्शंस वॉन किए हैं मेंबरशिप के लिए 2 बॉडीज के, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सीए और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल यानी कि पीओसी। ध्यान दीजिएगा कि ये दो की दोनों ही बॉडीज बिलोंग करती हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की टोटल 4 बॉडीज हैं, उनमें से 2 ये हैं जिनके अभी हमने नाम लिए। तो 27th यूपीयू कांग्रेस हुआ था, वहीं पर इंडिया ने इन दोनों की मेंबरशिप अवेल की। 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के माध्यम से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगर ये दूसरी सबसे पुरानी है तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। हिंट के तौर पे बता देता हूं कि ये दूसरी सबसे पुरानी है, 1874 में बनी थी, वो बनी थी 1865 में। तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाम क्या है। पर्पस ये है, ये एक प्राइमरी फोरम है जो कि सभी पोस्टल सेक्टर के प्लेयर्स में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करता है और जो भी उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको एक यूनिवर्सल नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कोई भी यूनाइटेड नेशंस का जो मेंबर है वो इसका मेंबर बन सकता है, जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है वो भी बन सकता है। लेकिन अगर उसे इसका मेंबर बनना है तो यूपीयू की जितने भी मेंबर्स हैं उनके 2/3 मेंबर्स की सहमति चाहिए होगी। 192 वर्तमान में इसके मेंबर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें टोटल 4 बॉडीज। इनमें पहला है द कांग्रेस, ये सुप्रीम अथॉरिटी है। दूसरा है इंटरनेशनल ब्यूरो, ये लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तीसरा है काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्टिविटीज जो हैं उनको सुपरवाइज करता है, रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। अभी इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिली है। और चौथा है पोस्टल ऑपरेशंस यूनिट काउंसिल, इसकी मेंबरशिप इंडिया को मिली है। ये टेक्निकल और ऑपरेशनल माइंड की तरफ वर्क करता है यूपीयू के लिए। इसमें 40 मेंबर्स होते हैं। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। दारा सिकोह लिबरल मुस्लिम थे, हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन में कॉमनलिटीज ढूंढते रहते थे, ये तो सही है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, गलत है, ये है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है, सही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, गलत है, कीनिया के नैरोबी में है, तो ये भी गलत हो गया। सेशन की पीडीएफ मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।